नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका। उसमें पढ़ेंगे आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। आप जानते हैं दोस्त कि संघीय कार्यपालिका अर्थात भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। दोस्त, इतनी बारीकी से हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके जुबान पे एक एक आर्टिकल से लेकर के एक एक उसमें जो भी बारीकियां हैं आपके जुबान पे होगी, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त, बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में, एक एक करके हम सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्त, ये नया भी यूट्यूब चैनल है और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा। हमारा ये मिशन है कि पूरी पॉलिटी को क्रम से एक एक करके पूरे पॉलिटी को, भारतीय संविधान को हम आपके सामने परोसेंगे और आपको बिल्कुल ये लगेगा कि हम एकदम आमना सामना पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द में मैं पढ़ाऊंगा। तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बिना देरी किए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो संघीय कार्यपालिका भाग 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ये राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये ब्रिटेन के समान है, अर्थात पूछता है, कई एग्जामिनर क्वेश्चन बना देते हैं कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो आप ट्रिक करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। और आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें कार्यपालिका का, ध्यान दीजिएगा जी, जिसमें कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान या प्रमुख, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। औपचारिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा तो, भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान नाम मात्र के लिए, अर्थात कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं होती। वास्तविक शक्ति कहाँ होती है? तो मंत्रिपरिषद में। यानी कि अगर आपसे पूछ देगा कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख की अगर बात करेगा तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख की अगर बात करेगा तो आप राष्ट्रपति को टिक करेंगे, और वास्तविक प्रमुख की अगर बात करेगा तो आप प्रधानमंत्री को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त और समझते हैं क्या कि कुछ वन लाइनर में फैक्ट बनते हैं, कुछ वन लाइनर में भी क्वेश्चन बनता है जो परंपरागत तरीके से बनता है। तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है। तो भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नागरिक, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। और दूसरा क्या इससे बन सकता है कि ये संवैधानिक प्रमुख होता है, सबसे बड़ा संवैधानिक, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये दो चीज आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम नागरिक और ये संवैधानिक प्रमुख होता है। एक एक टॉपिक को मैं नहीं छोड़ूंगा दोस्त, और बिल्कुल बारीकी से लेकर के चलेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ,
पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप डिजिटल बोर्ड और डिजिटल मार्कर से ही पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इस मार्कर से और इस बोर्ड से भी आप, व्हाइट बोर्ड से भी अच्छी जानकारी ले सकते हैं, अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है। और आप अब कह सुनाई की आंखें दिखाई, अब साथ जुड़े हैं तो देखते चलिएगा। पूरे शिद्दत के साथ पॉलिटी एक एक वीडियो में आपको हम फिनिश कर देंगे। जहां तक जाएगा ये क्रम ऐसा चलता रहेगा, जब तक पॉलिटी फिनिश नहीं हो जाता है, भारतीय संविधान आपका फिनिश नहीं होता है, तब तक ये मिशन रुकने वाला नहीं। और आगे भी हम अन्य विषयों को लेकर के अपने वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्त कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये रहा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बनते हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब कौन होगा राष्ट्रपति, इन सारी बातों को कहाँ लिखा गया है? तो ध्यान से समझिए दोस्त कि केवल ये तो कह दिया आर्टिकल 52 की भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो आप कहेंगे कि सर 52 के बाद सीधे 58 पढ़ेंगे, तो हाँ दोस्त, यही संविधान पढ़ने का क्रम है, अनुच्छेदों को पढ़ने का यही क्रम है। इसी तरीके से पढ़ा जाता है जिससे पूरा संविधान आपके दिमाग में कंसेप्चुअली तरीके से प्रवेश कर जाएगा। तो उम्मीद है दोस्त कि आप पूरा देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। तो चलते हैं इनकी योग्यता को देखते हैं। तो अनुच्छेद 58 में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने की योग्यता, तो ध्यान से समझिएगा दोस्त। इसमें पहला हमको जानना है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ये समझिए, ये तो पहला होता है। किसी में भी ये फर्स्ट आ जाता है, भाई विदेशी को तो हम राष्ट्रपति बनाएंगे नहीं, तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान दीजिएगा दोस्त, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा क्या, तीसरा क्या है कि लाभ के पद पे आसीन न हो। लाभ के पद पर आसीन मतलब बैठा ना हो, आसीन न हो, लाभ के पद पर आसीन न हो। चौथा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कई पुस्तकों में आपको दे देता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पे आसीन न हो। लाभ का पद, कौन कौन से लाभ के पद माने जाते हैं, यहाँ भारतीय संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ आपका संविधान मौन है, चुप है, लेकिन ये जरूर बताया है कि कौन कौन से लाभ के पद नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री, राज्यों के मंत्री, ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। हालांकि दोस्त सबसे ज्यादा लाभ यही लोग कमाते हैं। सबसे ज्यादा अगर लाभ देखा जाए और रसूख देखा जाए, पावर देखा जाए, तो इन्हीं लोग के पास है, धन दौलत सब चीज इन्हीं लोग के पास है, लेकिन ये लाभ का पद नहीं है। और अगर आप एक सरकारी टीचर है और 35,000, 36,000, 40,000 पेमेंट पाते हैं, तो आप सरकारी पद पे आसीन है, जैसे यही होता है। हालांकि भारतीय संविधान में लाभ का पद कौन कौन सा है ये डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ आपका संविधान मौन है। तो दोस्त एक एक चीज को हम लोग पकड़ते हुए चलेंगे। कहा जाता है ना कि रहीमन चुपे बैठिए, रहीमन चुपे बैठिए देख दिनन का फेर, रहीमन चुपे बैठिए देख दिनन का फेर, जब नीचे दिन आए हैं बनत न लगी देर। ध्यान रखिएगा दोस्त, वो समय आ गया है,
वो निक दिन आ गया है कि आपसे और हमसे मुलाकात हो गई है। छोटा चैनल है अभी, यूट्यूब चैनल जल्द ही स्टार्ट किया गया है, और आप लोग का अगर प्यार मिला तो इस छोटे चैनल को कब ये बड़ा में तब्दील हो जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जरूर इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं कि लाभ के पद पे आसीन ना हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। देखिए यहाँ हम एक चीज नहीं लिखेंगे कि पागल अथवा दिवालिया न हो। ये कहीं ना कहीं महामहिम राष्ट्रपति के लिए यह शब्द उपयोग करना गलत है, निंदनीय है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पागल अथवा दिवालिया शब्द राष्ट्रपति की योग्यता में हम नहीं लिखेंगे, हालांकि कई पुस्तकें लिख देती हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह चुने जाने की योग्यता रखता हो या योग्य हो। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये कह रहा है कि लोकसभा का, इसका तो लोकसभा की, ये लोकसभा की बात कर रहा है दोस्त, कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ध्यान दीजिएगा, ये लोकसभा न कि राज्यसभा। अब आती है कि इतना तो सब लोग पूरा करते हैं इस योग्यता को, कुछ विशेष योग्यता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, विशेष योग्यता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, विशेष योग्यता। राष्ट्रपति की विशेष योग्यता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। विशेष योग्यता है दोस्त कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा तो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेते हैं, एक बार और सुनते हैं कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है, अर्थात मतदाता है। दोस्त एक चीज और याद यहाँ रखना है कि 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, इस संविधान संशोधन, तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेश सुर्खियों में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, उसके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो उम्मीद है कि आप जानते होंगे, आगे हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, यानी कि नाम उनका लाया जाएगा, और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं होंगे, जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं होंगे, यानी कि 50 ये अलग रहेंगे और 50 ये अलग रहेंगे, अर्थात 50-50 100। जिस शख्स को 100 MP MLA जानते हो वो कोई ना कोई
देश की एक बहुत बड़ी हस्ती होगी, यानी कि वो बहुत बड़ा चेहरा होगा। हमको और आपको कौन जान रहा है? नहीं तो इतनी चीजें तो हम लोग भी पूरी कर रहे थे, लेकिन ये चीजें हम लोग नहीं पूरी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो शख्स जिनका ये लोग प्रस्तावित है और अनुमोदन कर रहे हैं, एक बड़ा चेहरा होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1997 के पहले 1997 के पहले 1997 के पहले ये प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या ये प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10-10 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? तो 10-10 हुआ करती थी। आपसे पूछ सकता है कि 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कितने मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक था? तो 1997 से पहले यह संख्या 10-10 हुआ करती थी। कितनी थी? 10-10। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान में 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। उम्मीद है कि दोस्त आपको ये अच्छा लग रहा होगा और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जिससे हमारा कुछ उत्साहवर्धन हो सके और मैं प्रफुल्लित होकर के और आगे भी निरंतर ये प्रयास जारी रखें, वीडियो बनाएं। तो जरूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम जानते हैं कि 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ क्या होता है? राष्ट्रपति पद के ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति पद के जमानत राशि 15,000 रुपया है। कितना है? तो 15,000 रुपया है। जमानत राशि कितनी है राष्ट्रपति पद की? तो 15,000 रुपया है। इसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पद की जमानत राशि कितनी है? तो 15,000 रुपया है। लेकिन कुल वैध मतों का कुल वैध मतों का 1/6 मत, ये याद रखिएगा दोस्त, 1/6 मत प्राप्त न करने की दशा में उनकी जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति पद की जमानत राशि कितनी है? तो 15,000 रुपया है। कितना है? 15,000 रुपया। लेकिन कुल वैध मतों का 1/6, कितना? तो 1/6 मत प्राप्त न करने की दशा में उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? जो जब्त किया जाएगा तो ये आरबीआई के पास चला जाता है। जब्त जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास चला जाता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। तो उम्मीद है दोस्त इसको जरूर समझिएगा। ये कई बार पूछता है, ये तो सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है, तो 15,000 रुपया है। लेकिन कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त करने की दशा में उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी? तो 1/6 मत प्राप्त न करने की दशा में उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त और समझते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अनुच्छेद 53 क्या है? अनुच्छेद 53 तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कौन कौन? तीनों सेना, तो जल, थल और वायु, यानी कि तीनों सेनाओं का औपचारिक सेनापति होगा, प्रमुख सेनापति होगा। औपचारिक प्रमुख सेनापति होगा या कमांडर होगा। ध्यान दीजिएगा, सेनापति भी दे सकता है और कमांडर भी दे सकता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका का प्रमुख और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा? तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का औपचारिक प्रमुख सेनापति होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ध्यान देने वाली चीज है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त,
यही आपको एक चीज बता दे रहा है नोट करके कि राष्ट्रपति 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 संघ के मंत्री, संघ के मतलब केंद्र सरकार के, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इन तीन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत करते हैं, अपने प्रसाद पर्यंत करते हैं, पर्यंत करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये प्रसाद पर्यंत करते हैं। इसमें क्या चीजें हैं कि अब हम लोग समझते हैं कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है, प्रसाद पर्यंत क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद 53 में कहा गया कि तीनों सेनाओं का औपचारिक प्रमुख या सेनापति होगा। वहीं राष्ट्रपति संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति प्रसाद पर्यंत करते हैं, अर्थात जब चाहे तब उनको अपने पद से हटा सकते हैं। उनका हालांकि कोई भी निर्णय वो मंत्रिमंडल के सलाह पर लेते हैं। राष्ट्रपति कोई भी निर्णय मंत्रिमंडल के सलाह पर लेते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पर ही जब चाहें तब इनको क्या कर सकते हैं कि इनको अपने पद से हटा सकते हैं। इसीलिए प्रसाद पर्यंत शब्द का उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा हुआ है कि प्रसाद पर्यंत से राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो आप प्रमुख जो लोग हैं उनको याद रखिएगा कि संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखिएगा। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपकी भाषा में ये चीजें बताई जा रही हैं। और आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ये वीडियो जो शूट हो रहा है दोस्त, ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, सर्वोत्तम दास सिलेक्शन अड्डा, उसी के ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर है उसी के स्टूडियो से ये आपका शूट हो रहा है वीडियो, जो आपके पास पहुंच रहा है। तो दोस्त अब ये काफी छोटा है चैनल, आपके ही सहयोग से बड़ा होगा और हमें पूरा भरोसा है कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमारी आवाज भी आपके पास पहुंच रही हो, अगर हमारा चेहरा भी आप पहचानते हो, तो आप देखेंगे तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 54 को देखते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 54, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बड़ा इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग होते हैं तो उस पे अगर हम लोग गौर करें तो देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? तो 3 लोग होते हैं। वो कौन कौन 3 लोग हैं उनको भी हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहला है लोकसभा, पहला है आपका लोकसभा, लोकसभा। दूसरा आपका है राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा है राज्यों में स्थित विधानसभा, विधानसभा, राज्यों में स्थित विधानसभा। ये तीन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी, एक संसद होगी जो 3 लोगों से मिलकर के बनेगी। कितने लोगों से मिलकर के बनेगी? 3 लोगों से मिलकर के बनेगी। एक है लोकसभा, एक लोकसभा, दूसरा आपका है राज्यसभा,
दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीसरा क्या है बाबू? तो ये राष्ट्रपति है। इन तीन लोगों से मिलकर के आपका संसद बनता है। वैसे ही अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में राज्य विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ये राज्यों में राज्य विधानमंडल होगा। ये भी तीन लोगों से मिलकर के बनेगा। कौन कौन से लोगों से मिलकर के बनेगा? तो इसमें पहला है विधानसभा, विधानसभा, दूसरा आपका है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, और तीसरा जो है आपका यानी कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख अर्थात राज्यपाल है। कौन है? तो राज्यपाल है। ये तीन लोगों से मिलकर के आपका राज्य विधानमंडल बनता है। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जहां सेंट्रल लेवल की बात की गई है वहीं एक स्टेट लेवल की बात कर रही है। सेम कानून बनाने का जो प्रोसेस यहाँ है वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बिल या विधेयक कानून बनाने के लिए लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा से पारित होने के उपरांत कहा जाता है तो राज्यसभा में। कोई भी बिल या विधेयक लाया जाए कानून बनाने के लिए, तो मान लीजिए कि लोकसभा में अगर वो विधेयक लाया जा रहा है तो वो फिर दूसरे लोकसभा से पारित होने के उपरांत राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पारित होने के उपरांत ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय अगर यहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं तो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति के पास यहाँ कई पावर है जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कानून बनता है, क्या क्या चीजें देते हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे, राष्ट्रपति में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आर्टिकलों में, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से कि राष्ट्रपति या तो हस्ताक्षर कर देते हैं या पुनर्विचार याचिका के लिए, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकते हैं, या वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं, या जेबी वीटो अर्थात वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं, वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। ये इनके पास कुछ शक्तियां हैं। आपको ये भी बताएंगे कि पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग कब किया गया था, किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था, ये सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ समझते हैं कि ये जो संसद है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसके दोनों सदन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेता है, और राज्यों की जो ये विधानसभा है ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेती है। आप कहेंगे दोस्त कि जब सेंट्रल लेवल पे दोनों सदनों को रखा गया है तो राज्य स्तर से केवल एक सदन को क्यों रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? तो 8 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्त भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। जब सारे राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया जाएगा। वर्तमान में इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपका पहला उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा है आपका, दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा बिहार है, दूसरा बिहार है। तीसरे की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, तीसरा महाराष्ट्र है। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चौथा आपका है आंध्र प्रदेश। अगर हम पांचवे की बात करें तो ये है आपका पांचवा कर्नाटक, कर्नाटक पांचवा कौन सा है? कर्नाटक। और छठवां कौन सा है? तो तेलंगाना है, तेलंगाना। ये मात्र 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया। अब बात क्या आती है, यहाँ पे कुछ बारीकियां है दोस्त, उसको भी हम लोग समझेंगे। ये हम लोग जान गए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ एक शब्द आता है दोस्त कि लोकसभा में, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्यों लेंगे?
तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में, इसमें लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन अर्थात दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को, दो आंग्ल भारतीय समुदाय दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है। याद रखिएगा दोस्त, अब इसे हटा दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन अर्थात दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनीत करते हैं। वही राज्यसभा में अनुच्छेद 80, हालांकि 80 एक है, 80 ही आता है। अनुच्छेद 80 के तहत 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज है दोस्त कि 12 व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को रखा जाता है। वहीं विधानसभा की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन की मनोनयन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। तो ध्यान देने वाली चीज है दोस्त कि अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं। तो जितने भी ये लोग मनोनीत लोग हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वही लोग शामिल होंगे जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। कैसे दोस्त होंगे? तो निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्य आ सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग केवल जानना है कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब ध्यान समझिएगा दोस्त, ये निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बारीकी आप जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 55 को। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, अनुच्छेद 55 क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 55 दोस्त, राष्ट्रपति को एक ही वीडियो में बनाना संभव नहीं है। इसका पार्ट 2 कल हम लेकर के आएंगे। आज केवल पहला पार्ट चलेगा आपके सामने, क्योंकि अगर हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो को बना दें तो इतने हम अभी प्रमुख टीचर नहीं बने हैं यूट्यूब पे कि जिससे कि आप लॉन्ग वीडियो को देखेंगे। तो बहुत जल्द हम दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे, अर्थात कल आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा इसका दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि एक ही पार्ट में इस वीडियो को बनाना संभव नहीं है। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 55 को। ये राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम लोग, बड़ी बारीकी है इसमें, और उस बारीकी को भी सीखेंगे। ये भी जानेंगे कि द्वितीय चक्र के मतगणना में किस राष्ट्रपति को सफल घोषित किया गया था, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है, कौन अपने कार्यकाल के दौरान भी उनकी मृत्यु हो गई। सारी जितनी वन-लाइनर चीजें भी बन सकती हैं, इन कंसेप्ट के माध्यम से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो वन-लाइनर क्वेश्चन बनता है दोस्त उसको भी हम छेड़ेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, आपका पूरा भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। तो बने रहिएगा दोस्त साथ। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे आप बनाइएगा इस चीज को। अनुपातिक प्रतिनिधित्व
एवं एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय वरीयता क्रम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कंडक्ट कराता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये निर्वाचन कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन राष्ट्रपति का चुनाव कराता है? तो ये निर्वाचन आयोग कराता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बार बार पूछ सकता है कि कौन चुनाव कराता है, तो निर्वाचन आयोग कराता है। अगर चुनाव में धांधली हो गई हो, चुनाव में धांधली हो गई हो तो उसको कौन देखेगा? तो उसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत, अंतिम अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है कि 20 मतदाताओं का एक दल 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर 20 मतदाताओं का दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, तब उस पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। और उस पर विचार करने के लिए 5 जजों की बेंच बैठेगी। कितने जजों की? तो 5 जजों की बेंच बैठेगी, जिसको आगे भी हम आपको अगले पार्ट के वीडियो में बताएंगे कि अनुच्छेद 71 क्या है और कैसे विवाद स्थिति होती है, कब लोग जाते हैं, सारी चीजें आपके पास हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ समझते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा वरीयता क्रम में, एक वर्ड यहाँ भी लिख लीजिए, वरीयता क्रम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और वरीयता क्रम एकल संक्रमणीय प्रणाली। आप रेशियो अगर प्रोपोर्शन पढ़े होंगे, अनुपात समानुपात पढ़े होंगे, तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करके वोट देना है। कैसे देना है? नंबरिंग वोट करके देना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 प्रकार का चुनाव होता है इंडिया में। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और जो दूसरा होता है दोस्त वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। यानी कि ये होता है डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जिसको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, जैसे सांसद, विधायक, इनको हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। तो जिनको हम लोग डायरेक्ट चुने अपने प्रतिनिधि को, जिसको जनता डायरेक्ट वोट दे, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है। जबकि जिसको हम चुने वो उनको चुने, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है। तो क्या राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं? आप कभी वोट दिए हैं राष्ट्रपति को? नहीं दिए होंगे, हम भी नहीं दिए हैं। तो हम लोग नहीं चुनते, जिसको हम चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।